थर्मोकेमिस्ट्री। बेटा अपने इस लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स के बाद जो लास्ट टॉपिक था आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी, अब शुरू होगा थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री नाम में ही है, थर्मो यानी कि हीट और केमिस्ट्री यानी कि आपके पास केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हीट चेंजेस आएंगे, जो एंथैल्पी चेंजेस आएंगे, जो हीट कंटेंट वेरी होगा, उसको आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स फिर भी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का एक मिक्सअप सा टॉपिक है, लेकिन थर्मोकेमिस्ट्री आपके पास पर्टिकुलरली केमिस्ट्री का ही टॉपिक है। तो शुरू करते हैं सीधे डायरेक्ट आपके पास। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग हीट चेंजेस एंड देयर इफेक्ट्स आर नोन एज थर्मोकेमिकल इक्वेशन एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद दिस थर्मोकेमिकल इक्वेशन इज नोन एज थर्मोकेमिस्ट्री। तो मेन मुद्दा है यहां पर आपके पास थर्मोकेमिकल इक्वेशंस का। तो शुरुआत हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन से ही करेंगे और वो हैं क्या, उनके ऊपर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस किस चीज पे वो डिपेंडेंट है। तो आपके पास थर्मोकेमिकल इक्वेशन के अंदर क्या क्या चीज होती हैं। सबसे पहले आपके पास कोई भी रिएक्शन होगी, उसके अंदर एक पर्टिकुलर स्टेट होनी चाहिए हर एक मॉलिक्यूल की, क्योंकि अभी आप जब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में या स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन में बात करोगे तो वहां पर आप देखोगे कि ये जो आपकी स्टेट है ये बहुत मायने रखती है आपके पास। तो कोई भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या आइडल पॉइंट होते हैं, क्या क्या उसके अंदर आपके पास चेंजेस किए जा सकते हैं, उसमें सबसे पहले क्या आएगा कि उसके अंदर आपके पास जो हीट चेंजेस हैं, हीट चेंजेस के दौरान आपको फिजिकल स्टेट और आपके प्रोडक्ट्स की हीट कंटेंट उनको एग्जैक्ट क्लियरली डिफाइन करना चाहिए। जैसे आपके पास दो क्वेश्चंस हैं, इसमें अमोनिया डिसोशिएट हो रहा है तो इसमें आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl क्रिएट हो रहा है, आपके पास कंपोज हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास एंथैल्पी चेंजेस भी हैं रिएक्शन के और आपके पास इनकी फिजिकल स्टेट भी है। तो ये चीज़ आपके पास क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। और थर्मोकेमिकल इक्वेशन को आप दो हिस्सों में बांटेंगे। हिस्सा नंबर एक, आपके पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो सकती है या रिएक्शन एंडोथर्मिक। एक्सो है तो डेल्टा H नेगेटिव रहेगा और एंडो है तो डेल्टा H पॉजिटिव रहेगा। जैसे यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो डेल्टा H यहाँ पर आपके पास क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव है, और यहाँ पर क्या आपके पास नेगेटिव है। तो ये रिएक्शन कैसी बेटा आपके पास है एंडो, और ये रिएक्शन कैसे जाएगी आपके पास एक्सो। क्या रिएक्शनों में ऐसे ही आपके पास हमेशा हीट कंटेंट दिया जाएगा डेल्टा H साइड में? नहीं, कई बार वो आपको वैल्यूज की फॉर्म में भी हीट कंटेंट डिफाइन करके देगा। जैसे इसी रिएक्शन के अंदर या मान लो आपके पास H2 + N2 गिव्स यू अमोनिया, ये दे दिया, और इसके साथ में आपके पास बैलेंसिंग कर लेते हैं बेटा, साथ में इसके दे दिया प्लस 760 किलो जूल, इस टाइप से। इसका मतलब प्रोडक्ट के साथ हीट जुड़ी हुई है। रिएक्शन अब यहाँ पे तो प्लस आ गया, नहीं बेटा, वो डेल्टा H यहाँ वाला प्लस देखेंगे। यहाँ अगर इस टाइप से लिखा है तो आप बोलेंगे कि ये रिएक्शन आपके पास एक्सोथर्मिक है, क्योंकि प्रोडक्ट के साथ में ही हीट कंटेंट आपके पास डिनोटेड है। यही हीट कंटेंट अगर यहाँ ना लिख के अगर मैं मान लो यहाँ लिख देता रिएक्टेंट के साइड में 760 किलो जूल, तो आप कहेंगे कि भाई रिएक्टेंट में भी हीट ली जा रही है। रिएक्टेंट में हीट ली जाएगी तो साफ है आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक होने वाली है। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूँ कि बेसिक्स थे, तो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास थर्मोकेमिकल इक्वेशन स्टोइकियोमेट्री पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। मीनिंग आपके जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं या उनको आप डिवाइड करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल वैल्यूज से, तो आपकी एंथैल्पीज पे ऑफ रिएक्शन की हीट चेंजेस पे भी फर्क पड़ने वाला है। जैसे आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया आपने हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से, तो इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन थी -18 किलो जूल। आपके पास रिएक्शन के अंदर -18 किलो जूल, 2 मोल ये जब बने तो आपके पास 18 किलो जूल हीट निकली है। अब अगर मैं इस पूरी रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करूं, ये देखो मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपका एंथैल्पी भी 4 गुना हो जाएगा। वहीं अगर पूरी रिएक्शन को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो आपकी एंथैल्पी भी आधी हो जाएगी। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 से 4 कर दिया भाई, 1 से आधा कर दिया, वेरी किया ना, वेरी करने से आपकी हीट वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, उसी बेसिस पे, उसी कॉरेस्पॉन्डेंस पे चेंज हो जाएंगी। तो यही चीज यहां पर क्लियरली लिख दी है कि भाई जो नई वाली एंथैल्पी आएगी वो पुरानी वाली एंथैल्पी से n टाइम्स होगी अगर आपने उसको मल्टीप्लाई किया है, और वो 1/nth टाइम होगी, 1/nth टाइम होगी अगर आपने उसको n से डिवाइड किया है। तो अगला पॉइंट, आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी और या एंथैल्पी, दो टर्म्स होंगे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी हमेशा डिफाइन की जाएगी H0 से और सिर्फ डेफिनेशन यानी कि H से। तो H0 में और डेल्टा, वैसे H तो निकाले नहीं जा सकता, हम डेल्टा ही निकालेंगे हमेशा। डेल्टा H में और डेल्टा H0 में क्या फर्क है, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ये आपके पास नॉर्मल एंथैल्पी।
स्टैंडर्ड एंथैल्पी मतलब जब किसी भी सब्सटेंस को आपने 25 डिग्री के ऊपर आपने रिएक्शन कराई, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन, और आपने प्रेशर लिया है 1 बार और कॉन्सेंट्रेशन ली है 1 मोलर, तो आपके पास होगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर मान लो 1 बार की बजाय आपने 2 बार ले लिया प्रेशर, या टेम्परेचर आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया, या कंसंट्रेशन आपने वेरी करा दी कुछ भी, तो वो डेल्टा एच जो आएगा वो डेल्टा एच नोट नहीं होगा, वो एक जनरल एंथैल्पी रहेगी, ना कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी रहेगी। नेक्स्ट, अगर आपने किसी रिएक्शन को रिवर्स करा दिया है तो एंथैल्पी भी आपकी रिवर्स ही हो जाएगी। मतलब एक्सो वाली चीज एंडो हो जाएगी और एंडो वाली चीज आपके पास एक्सो हो जाएगी। यही रिएक्शन साफ दिख रहा है, डेल्टा एच नेगेटिव है भाई। नेगेटिव का मतलब अभी बात करके आए थे, नेगेटिव क्या होता है बेटा आपके पास, एक्सोथर्मिक, ये रहा करके आए थे ना जी। तो अगर आपने इसको उल्टा कर दिया इन द सेंस HCl से आपने क्या बना दिया, H2 प्लस Cl2, तो आपके पास जो एंथैल्पी है वो उल्टी हो जाएगी। मतलब पहले अगर ये एक्सो थी तो अब आपके पास सॉरी कहा गया, एक्सो थी तो अब एंडो हो जाएगी, और अगर एंडो थी तो आपके पास एक्सो हो जाएगी। तो अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उसकी एंथैल्पीज की साइन भी यानी कि नेचर भी एक्सो एंडो में, एंडो एक्सो में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही किसी रिएक्शन के अंदर आपको अगर एंथैल्पी चेंज निकालना है, मैं स्टैंडर्ड भी नहीं कह रहा, एंथैल्पी चेंज निकालना है, तो किसी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज उसके सारे प्रोडक्ट्स का एंथैल्पी चेंज का सम माइनस उसके सारे रिएक्टेंट्स का एंथैल्पी चेंज का सम के डिफरेंस के बराबर रहेगा। मतलब जैसे आपके पास A प्लस बी रिएक्टेंट है, C प्लस डी प्रोडक्ट है, इन दोनों के एंथैल्पी आपको कुछ वैल्यूज दे दी, डेल्टा एच सी डेल्टा एच डी, तो इन दोनों को जोड़ो, ये होगी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। इनकी जो अलग अलग वैल्यू, मान लो इसकी वैल्यू दे दी 10, इसकी वैल्यू दे दी 15 किलो जूल पर मोल, तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया, 10 जमा 15 25। मान लो इसकी वैल्यू दे दी आपको 3, इसकी वैल्यू दे दी आपको 18, तो कितना हो गया बेटा 18 प्लस 3 21। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स कितना हो गया बेटा आपके पास जो गिवन थी 25। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स कितना हो गया बेटा आपके पास 21। साइन साथ में दे ही रखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट 25 माइनस 21 विल बिकम आपकी एंथैल्पी ऑफ आ रिएक्शन। अब इससे आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर अब मूव करते हैं। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। इसमें जो दोनों प्रॉपर्टी है, किरचॉफ लॉ है बेटा, एक आपके पास मल्टीपल स्टेप है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोकेमिस्ट्री में, बहुत ही ज़्यादा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंथैल्पी ऑफ ए मल्टी स्टेप रिएक्शन, एक मल्टी स्टेप रिएक्शन की एंथैल्पी कैसे रहेगी। तो एक मल्टी स्टेप रिएक्शन, मान लो आपके पास जैसे एक रिएक्शन ए से बी में जा रही है और बी से फिर वो सी में जा रही है, तो बी आपके पास क्या है, एक इंटरमीडिएट स्टेप जो बीच में बन रही है। पहली स्टेप में आपके पास एंथैल्पी चेंज था डेल्टा H1 और दूसरी वाली में थे डेल्टा H2। पूछ रहा है भाई ए से सी डायरेक्ट अगर आप चले गए, बी तो बना है पर आप डायरेक्ट ए से सी चले गए, एक स्टेप में ही चले गए, तो आपका जो डेल्टा H नोट है वो क्या होगा, तो डेल्टा H नोट होगा आपके पास जितनी भी स्टेप्स थी उन सबका आपके पास है सम। तो यहीं पर आपके पास एक सिंपल सा फार्मूला बनता है, एक रूल बनता है कि एक रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो या बहुत सारी स्टेप में हो, लेकिन उसका एंथैल्पी चेंज जो है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ए रिएक्शन अकर्स इन अ सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप, द एंथैल्पी रिएक्शन एंथैल्पी चेंज ऑफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स सेम। इसी बात को देखो, ये बेसिक सी है, समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन अब देखो और थोड़ा दिमाग में आएगी चीजें। जैसे N2 प्लस H2 गिव्स यू 2NH, NH प्लस में H2 गिव्स यू आपके पास है NH3। ये 2NH लगा लो, इसको बैलेंसिंग करोगे तो बेटा ये आपके पास मान लिया 2NH है, तो ये 2NH है, तो ये आपके पास 2NH3 हो जाएगा। और उसको बैलेंस करने के लिए आपके पास ये हो जाएगा 2H2। मान लो आपने इसको बैलेंस कर दिया, इनकी एग्जैक्ट अगर आपने अब इसको नेट बैलेंस करके लिखा भाई N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3। देखो तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलके आपने एक इंटरमीडिएट बनाया NH, और NH को फिर से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आपने मेन प्रोडक्ट अमोनिया बनाया। इनकी कुछ हीट चेंजेस थे, पहले वाले में +15 एंडोथर्मिक था, दूसरे वाले में -30 एक्सोथर्मिक था। कह रहे हैं अब इसको डायरेक्ट ही करा दिया, कह रहे बताओ अब एंथैल्पी चेंज कितना रहेगा, तो इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट यूज करेंगे भाई। जो भी आपकी सम रहेगा, सारी रिएक्शंस का सम रहेगा, वही क्या रहेगा आपके पास नेट। तो आपके पास नेट कितना हो जाएगा 15 माइनस में 13 गिव यू -15 किलो जूल पर आपकी रिएक्शन। इसको थोड़ा सा और घुमा के क्या करते, कई बार मान लो आपको ये ना दे, ये वाला ना दे बेटा आपको,
और एच नेट दे दे, एच नेट दे दिया मान लो आपको 40, सॉरी थोड़ा सा, हाँ ये दे दिया आपको 40 किलो जूल, और पूछ रहा चलो भाई अब बताओ, तो फिर वही रूल आपके पास डेल्टा एच नेट किसके बराबर होगा बेटा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, ये प्लस के आगे माइनस क्या आएगा वो डिफाइन होगा इसकी नेचर से, प्लस प्लस ही रह जाएगा अगर वो एंडो है तो, और नेगेटिव हो जाएगा अगर वो एक्सो है तो ये कितना है बेटा 15, ये कितना है निकालना है x मान लो, ये कितना है आपके पास 40, सारी प्लस की वैल्यूज हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, 40 माइनस 15 इज इक्वल टू 25 किलो जूल। तो रिएक्शन आपके पास, यही रूल आपके पास इस तरीके से यूज होता है कि भाई रिएक्शन को एक स्टेप में ना करा के कई सारे स्टेप्स में करा के किसी एक पर्टिकुलर स्टेप का पूछ ले, या नेट रिएक्शन का हीट चेंज आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। किरचॉफ लॉ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ इक्वेशन थोड़ी सी आपके लिए काम की है। तो क्या है आपके पास ये जो किरचॉफ इक्वेशन है, किरचॉफ इक्वेशन ने आपको समझाया कि भाई आपने दो अलग अलग टेम्परेचर लिए बेटा, जैसे आप बोर्ड पे देख भी पा रहे होंगे, आपने दो अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन को कराने की कोशिश की। अब ध्यान से देखो, इसमें दो वर्ड यूज होंगे आपके पास, एक Cp और दूसरा क्या यूज होगा बेटा आपके पास है Cv। Cp क्यों भाई, हीट कंटेंट, क्योंकि सबको पता है डेल्टा H क्या होता है NCP डेल्टा T, तो भाई हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी कहलाता है, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंट्रोपी कहलाता है, जो किसके बराबर होता है Cp इंटू T। तो वही चीज हमने की कि भाई आपके पास आपके T1 टेम्परेचर पे किसी रिएक्शन के एंथैल्पी है H1, T2 पे है H2, या इंट्रोपी या सॉरी इंटरनल एनर्जी, कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया तो इंटरनल, तो T1 पे इंटरनल एनर्जी किसी रिएक्शन की है डेल्टा U1 और T2 पे है डेल्टा U2। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इसके फार्मूले, नेट रिएक्शन के फार्मूले कैसे रहेंगे, तो कुछ नहीं है जो आप पहले पढ़ रहे थे, डेल्टा H इज इक्वल टू Cp डेल्टा T, बस वही चीज है, सिर्फ वही चीज है, कंफ्यूज मत होना। ऐसे ही डेल्टा U क्या था Cv डेल्टा T, यही किरचॉफ लॉ है, कुछ नहीं है। कैसे देखना, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, वहां पर आप पर्टिकुलर गैस की बात करते हैं, यहाँ पे रिएक्शन की बात करो, बस इतना ही तो चेंज है। तो H ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T2 माइनस डेल्टा H रिएक्शन एट T1, तो डेल्टा H बन गई आपके पास, इज इक्वल टू डेल्टा C डेल्टा T, T2 माइनस T1 डेल्टा T, और डेल्टा C भाई चेंज इन एंथैल्पी ऑफ आपके पास रिएक्शन। तो वहां पर जो जो चीजें पर्टिकुलर गैस के लिए हो रही थी ना बेटा, अब वो यहाँ पे रिएक्शन के लिए आ गई हैं। वहां पे खाली Cp था क्योंकि गैस की बात कर रहे थे, यहाँ पे डेल्टा Cp होगा, क्यों, क्योंकि आपके पास Cp ऑफ प्रोडक्ट माइनस से Cp ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। डेल्टा का मीनिंग यही रहेगा आपके पास, फाइनल माइनस इनिशियल, या फिर प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। तो वही चीज यहाँ पे आपने लागू की। ऐसे डेल्टा U रिएक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा Cv डेल्टा T, तो डेल्टा T क्या हो गया T2 माइनस T1, और डेल्टा Cv क्या हो गया Cv प्रोडक्ट्स माइनस Cv ऑफ रिएक्टेंट्स। सॉरी ये गलत हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं, Cv ऑफ प्रोडक्ट माइनस Cv ऑफ रिएक्टेंट, आप ठीक कर लीजिएगा प्लीज। तो कैलकुलेट डेल्टा H, ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसी चीज की जस्ट एप्लीकेशन समझने के लिए। तो है कुछ नहीं, डेल्टा H इज इक्वल टू Cp डेल्टा T, डेल्टा U इज इक्वल टू Cv डेल्टा T, यहाँ डेल्टा H की जगह रिएक्शन कर दो, डेल्टा U की जगह रिएक्शन कर दो, डेल्टा Cp डेल्टा Cv कर दो, बन गया किरचॉफ। जो आपको ऑलरेडी आता है बस वो रिएक्शन के हिसाब से अप्लाई करो। क्वेश्चन के फॉर्म में देख भी लो एक बार, जैसे एक रिएक्शन दे दिया आपको, हाफ N2 प्लस हाफ O2 गिव्स यू NO2, ठीक है। ये रिएक्शन दो अलग अलग टेम्परेचरों पे कराई गई है, एक 250 केल्विन पे कराई गई है, एक 350 केल्विन पे करा गई है, और आपसे पूछ रहा है कि भाई 350 केल्विन पे इस रिएक्शन के अंदर एंथैल्पी चेंज कितना होगा, 250 केल्विन पे दे रखा है। ये किरचॉफ की एप्लीकेशन है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपकी एंथैल्पी या इंटरनल एनर्जी दे दी जाती है और दूसरे पे पूछ लेता है, और साथ में चीजें निकालने के लिए आपको Cp या Cv भी दे दिया जाता है। तो बस वही है, 350 पे निकालना है, 250 पे वैल्यू है 5.2 एंथैल्पी की। रिएक्शन गिवन है, हाँ जी ये रिएक्शन रही, बैलेंस्ड है, बिल्कुल नहीं है तो बैलेंस करनी पड़ेगी बेटा जी। अब और क्या क्या गिवन है, Cp गिवन है भाई, प्रोडक्ट की कितनी है 30, रिएक्टेंट की कितनी है 10 और 20। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 10 और 20 जो है ये पर मोल है बेटा, ये किसके लिए है, पर मोल। लेकिन अगर रिएक्शन के अंदर यहाँ पे 2 N2 होता तो आप इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, अगर हाफ है तो आप इसको हाफ कर देंगे, क्योंकि पर मोल है। खाली 30 जूल होती तो आप एज इट इज उसको यूज कर लेते। तो पर मोल का प्लीज ध्यान दीजिएगा, वही चीज इसमें सीखने की थी। तो डेल्टा H 350 माइनस डेल्टा H 250 इज इक्वल टू डेल्टा Cp डेल्टा T, डेल्टा T 100, डेल्टा Cp ऑफ प्रोडक्ट क्या है NO2 30, माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट कौन है N2,
तो प्रोडक्ट की तो होगी बेटा आपके पास 30, रिएक्टेंट की कितनी आ गई भाई N2 की, और आपके पास O2 की। N2 तो भाई आधा मोल है, उसमें रिएक्शन पूरे मोल के हिसाब से वैल्यू दे रही है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, हाफ कर देंगे बेटा। प्लस में O2 की कितनी थी 10, देखना यही तो कर रखा है, 20 थी, ये रही 20। यूज किया, बिल्कुल किया। लास्ट चीज जो तुम्हें अटका सकती है बेटा, ये किलो जूल है, ये जूल है, तो यूनिट कन्वर्जन जरूर कर लेंगे। फिर 5.2 किलो जूल बन जाएगा आपके पास 52। वहां नेगेटिव था तो इधर आते आते ओहो यहाँ नेगेटिव था तो ये गड़बड़ हो जाएगी, नेगेटिव था तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डेल्टा एच में भी तो आपके पास क्या था, डेल्टा एच 350 माइनस डेल्टा एच 250, तो माइनस माइनस प्लस, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास -5100 जूल्स, सॉरी -47, ये 100 × 5 था, सॉरी बेटा मैं जल्दी में छोड़ गया, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो हो जाएगा -4700 जूल्स। तो इस तरीके से आपके पास किरचॉफ भी शांति से हो सकता है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बस खत्म करते हैं बेटा। अब जो आपने चीज़ देखी उसी चीज़ को एक बार समझते हैं। पिछली जो प्रॉपर्टीज देखी उन्हीं के छोटे छोटे से आसान से कंसेप्चुअल से न्यूमेरिकल। फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू P2O5। आपके पास एक पेंटॉक्साइड बन गया फॉस्फोरस का, डेल्टा एच रिएक्शन गिवन है -700 किलो जूल। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है 2P2O5 गिव्स यू P4 प्लस 5O2। इसकी डेल्टा एच आपसे पूछी जा रही है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो इस रिएक्शन को एग्जैक्ट क्या कर दिया है, बैलेंस वैसी है, ये 2 था ये 2 है, P4 1 है 5O2 है, एग्जैक्ट सेम है, बस साइन क्या कर दिया है, डायरेक्शन क्या कर दी, सॉरी रिवर्स कर दी है। तो अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अभी लिखिए अपने नोट्स में, अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाएगा तो उसकी वैल्यूज भी आपके पास रिवर्स हो जाएंगी। तो यहां से आपको क्या समझ में आ गया कि डेल्टा एच रिएक्शन ये वाली है, इसका क्या हो जाएगा +700 किलो जूल। सो वी कैन इजीली से इनिशियली द रिएक्शन वाज एक्सोथर्मिक बट द रिवर्सल ऑफ साइन मेड इट एंडोथर्मिक। तो पहले एक्सो थी, साइन चेंज होते ही ये एंडो हो गई है। अगली देखते बेटा, अगली प्रॉपर्टी A + 2B गिव यू 3C + 4D। पर्टिकुलर रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज जो है रिएक्शन की वो है 1600 जूल। अब क्या दिया आपको, 16D + 12C गिव्स यू 4A + B। पहली चीज क्वेश्चन के अंदर बड़ा आराम से देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से प्रीवियस ईयर्स में आते हैं बेटा, बहुत आराम से। तो देखो आपने ध्यान से देखोगे ABCD, नीचे भी क्या है ABCD, लेकिन रिवर्स है। ये रिएक्टेंट अब प्रोडक्ट हो गए हैं और प्रोडक्ट अब रिएक्टेंट हो गए हैं, तो सीधा है एंथैल्पी चेंज ऊपर वाले की एप्लीकेशन है, अपोजिट हो जाएगी। पहले जो 1600 थी अब वो क्या हो जाएगी -1600। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पहले आपके पास सारी चीजें जो थी वो 1, 2, 3 और 4 थी। अब क्या हो गया आपके पास, ये 4 से 16 हो गया, C 3 से 12 हो गया, A से 4 टाइम्स हो गया और B 2 से 8 टाइम्स। मीनिंग पूरी रिएक्शन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसी को आपने क्या कर रखा है, 4 से मल्टीप्लाई। तब भी बात की थी ना, अगर किसी रिएक्शन को आप किसी भी इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एंथैल्पी भी उतने ही टाइम्स बढ़ जाती है। तो ये -1600 हो गया रिवर्स करते ही, और इसको 4 टाइम्स कर दिया तो ये भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 4 है ना। तो ये भी सीधा सीधा क्या हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा -6400। थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंथैल्पी पे। देखो अगली आपकी इक्वेशंस जो सिंपल सा आपकी एप्लीकेशन है, A + B गिव्स यू C, जिसकी एंथैल्पी चेंज है 15 यूनिट्स, किलो जूल पर मोल या कुछ भी यूनिट्स लगा लो भाई, आपके कैलोरीज मान लो। C + X, फिर ये जो C बना उसने X के साथ रिएक्ट करके एक CX प्रोडक्ट बनाया जिसमें एंथैल्पी चेंज था 20। CX ने YZ के साथ, हाइपोथेटिकल है सारे, तो बना दिया CZ + XY। और फाइनली जो CZ बना उसने P के साथ रिएक्शन करके बना दिया D। अब आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है अगर D A और B से दे टूट के तो उसका एंथैल्पी चेंज है 45 यूनिट्स। इस पर्टिकुलर स्टेप का आपका एंथैल्पी चेंज वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो एक की बजाय कई सारी स्टेप्स दे दी, पर है ये वही लो, एक रिएक्शन को एक में कराओ, एक स्टेप में कराते तो क्या बनता, A + B गिव्स यू आपके पास है सीधा D। सीधा एक ही स्टेप में कराओ तो क्या था, ये सारे क्या आपके पास है इंटरमीडिएट्स हैं जो एक दूसरे से रिलेट करके फाइनली क्या बना रहे हैं प्रोडक्ट।
रिएक्शन एक नहीं मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है, जिसमें बहुत सारे बीच में इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं। अब आपने क्या किया, रिएक्शन दे दिया आपको, कह रहा है कि भाई आप नेट रिएक्शन की वैल्यू भी दे दी, एक पर्टिकुलर इंटरमीडिएट की पूछ रहा है, तो अभी अभी आपने क्या किया, a प्लस बी गिव यू d और इनके सारे इंटरमीडिएट यहां से यहां तक के कितने इंटरमीडिएट हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4, इनको नंबर दे दिया, और ये नेट रिएक्शन जो बनी इसको नंबर दे दिया आपने 5। तो आप क्या आप ये बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ 5 इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ 1 प्लस एंथैल्पी ऑफ 2 प्लस एंथैल्पी ऑफ 3 प्लस एंथैल्पी ऑफ 4। अब ये भी प्रॉपर्टी की उसी को अप्लाई किया, ध्यान से आराम से शांति से, पांचवें वाली के जो सम है वो सारे सम्स का जितनी भी स्टेप्स है सबकी एंथैल्पी के सम के बराबर रहेगा, साइन कुछ भी हो प्लस माइनस वट सबके इजी करने के लिए मैंने पॉजिटिव ही दे रखे हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए। तो आपके पास पांचवे की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45 यूनिट्स, लेकिन ध्यान से भाई रिवर्स कर रखी है। देखो ऐसे तो कंपटीशन आपको तंग करेगा, रिएक्शन उल्टी कर दी बेटा, लेकिन हमें तो इसके सीधे का पता था ना, तो हमने उल्टे को वापस से क्या कर लेंगे, अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। तो क्या बन जाना है, a प्लस बी गिव्स यू d, जो पांचवें हिस्से में वैल्यू 45 ना होके क्या बन जाएगी आपके पास, हाँ जी बिल्कुल -45, क्योंकि रिएक्शन तो उल्टी करके दे रखी थी, हम उसको उल्टा कर लेंगे तो कितना हो गया -45। और पूछ रहा है कि अब ये फोर्थ वाली स्टेप जो है x है, इसके x की वैल्यू निकालो, हो जाएगा। तो पांचवें में वैल्यू कितनी आ गई -45 इज इक्वल टू पहले वाली में वैल्यू कितनी थी 15, दूसरे वाली में कितनी थी 20, तीसरे वाली में 17, फोर्थ वाली में x। करो ना बेटा सम, तो कितना हो जाएगा आपके पास 52 इज इक्वल टू -45 प्लस में x। तो x कितना हो गया -45 -52, कितना हो जाएगा भाई आपके पास 7 और 4 97, कितना हो जाएगा 97। तो इसका आंसर बनेगा 97। तो ये लास्ट वाले का आपके पास सिंपल सी एप्लीकेशन है। तो ये आपके पास सिंपल एप्लीकेशन से रिलेटेड सिंपल से क्वेश्चंस थे, होपफुली समझ में आए होंगे, ढंग से इनके नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।